दोस्तों, ये तब की बात है जब मैं अपनी धर्म पत्नी नीतू के साथ हनीमून मनाने के लिए गया था। पूरे दिन की भागदौड़ के बाद अब वक्त हो चला था रात में ठहरने के लिए कोई सही होटल देखने का। फिर मैं और नीतू नरोदरा हाईवे सेक्टर नंबर 34 के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां पर एक बड़ा होटल बना था। पवन बंसल नाम का वो होटल बाहर से ही बड़ा आलीशान लग रहा था। फिर मैं और नीतू गाड़ी को उस होटल के पार्किंग में लगाकर नीचे उतर गए और उस होटल में पहुंचे। फिर मुझे पता चला कि होटल के लगभग रूम तो पहले से बुक हो गए हैं। मैंने मैनेजर से बहुत ज़्यादा मिन्नतें की तो लास्ट में जाकर उस मैनेजर ने कहा कि हमारे होटल का एक रूम अभी भी खाली है, लेकिन उस रूम का किराया थोड़ा ज़्यादा लगेगा और वो रूम यहाँ के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है और वहाँ का लास्ट कमरा है जिसका नंबर 303 है। नंबर 303 ये एक ऐसा नंबर है जो काफ़ी अशुभ माना जाता है। उस समय नीतू ने मुझे बहुत ज़्यादा मना किया कि हम किसी दूसरे होटल में चलेंगे, लेकिन इस कमरे का नंबर बहुत ही अशुभ है। लेकिन मैं उसे समझाते हुए उसी रूम में ले गया। मैं एक डॉक्टर हूँ तो हमेशा से ही मैंने इन चीज़ों को अनपढ़ लोगों के दिमाग का वहम ही माना था। जैसे हम होटल के तीसरे फ्लोर पर पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ पर कुछ गिने चुने रूम थे और उनमें भी कुछ तो एकदम शांत पड़े थे। इस समय तो सभी कमरे चुप्पी साधे हुए बैठे थे। मेरे हाथ में रूम नंबर 303 की चाबी थी और मैं रूम नंबर 303 के पास गया और उसका ताला खोलने लगा। ताले पर जंग लगा हुआ था, जैसे सालों से इस कमरे को खोला ही ना हो। जैसे ही मैंने उस दरवाजे को धक्का मारा तो उस दरवाजे के खटखटाने की आवाज़ आई और उस दरवाजे के खुलने की आवाज़ से ही वहाँ का सारा सन्नाटा टूट गया। मैं और नीतू जैसे उस कमरे के अंदर पहुँचे तो हमने देखा कि कमरे में काफ़ी अंधेरा था। तो मैंने बोर्ड पर लगे बटन से लाइट ऑन की और कमरे की हालत को देखा तो हमने पाया कि कमरा दिखने में तो ठीक ठाक था। कमरे में एक लंबा चौड़ा बेड लगा था और आजू बाजू में कुछ चीज़ें रखी हुई थी जो एक रूम के हिसाब से काफ़ी ज़रूरी होती है। मैं थका हुआ था तो कपड़े उतार कर पुराने कपड़े पहन लिए और उसके बाद मैं बेड पर लेट गया। मुझे बड़ी ज़ोर की नींद आ रही थी, लेकिन एक तरफ भूख भी लगी थी। मैंने उस होटल के मैनेजर को फ़ोन किया और रूम नंबर 303 में जल्दी से खाना ऑर्डर कर दिया। यहाँ से जो हुआ वो मेरी लाइफ का एक डरावना लम्हा बन गया। मैनेजर ने खाना तो भिजवा दिया, मगर जब उस होटल का सर्वेंट उस कमरे पर आया तो वो थोड़ा नर्वस लग रहा था। मैंने उससे पूछ ही लिया, अरे भाई आप डरे हुए लग रहे हो? मगर इस समय तक तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया और एक चुप्पी साधे वहाँ से चला गया। मैंने भी ज़्यादा गौर नहीं किया और खाना लिए अंदर आ गया। इस रूम की एक बात कॉमन थी कि इस कमरे के अंदर बार बार एक बहुत ही धीमी आवाज़ आ रही थी, कोई ऐसी आवाज़ जिसका एहसास करना भी मुश्किल था। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारे अलावा कोई तीसरा भी है, और नीतू को भी ऐसा ही फील हुआ कि आवाज़ तो कुछ इस तरह की ही है, मानो कोई तेज़ तेज़ सांस ले रहा है। लेकिन जब हम उस आवाज़ पर गौर करते तो वो गायब हो जाती। कर हमने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और उस कमरे के अंदर लगे टीवी को ऑन करने लगे। मैंने टीवी को ऑन किया ही था कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पर 3 बार खटखटाहट होने के बाद आवाज़ आनी भी बंद हो गई। नीतू ने कहा, रुकिए ज़रा मैं देखती हूँ। नीतू कमरे के पास गई और दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने वाले रूम का डोर खुला हुआ था और दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई भी दिख नहीं रहा था। नीतू ने झांकते इधर उधर देखा, लेकिन जब उसे कोई नज़र ही नहीं आया तो उसने दरवाजे को बंद कर दिया और वापस से बेड पर लेट गई। मेरा पूरा ध्यान टीवी में था तो मैंने भी इग्नोर कर दिया। अब आधा घंटा बीत गया था। फिर एक बार दरवाजे पर दस्तक हुई और इस बार मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं गुस्से से लाल हुआ बेड से उठा और दरवाजे के पास गया तो दरवाजे के सामने एक बॉक्स पड़ा था और उस बॉक्स के ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था। ये देखकर तो मैं हैरान ही हो गया, पर मैं उस बॉक्स को अंदर लाने की जगह वहीं पर खोलने लगा। तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने वाली जगह से अचानक ही कोई गुजर गया है। ये इतनी जल्दी हुआ कि मैं कुछ भी समझ ही नहीं पाया। मैं दरवाजे के तलों से उठा और आजू बाजू में देखा तो भी कोई नहीं था। फिर मैं वापस से कमरे की ओर गया तो मैंने देखा कि अब वो बॉक्स गायब हो चुका था। इस वक्त मैं काफ़ी डर गया था, लेकिन नीतू को डर ना लगे तभी उस कमरे के अंदर लगा टेलीफोन एकदम से बजने लगा और जब मैं उस फ़ोन के पास गया तो सामने से आवाज़ आई, अरे सर जी आप किस कमरे में हैं और इस कमरे में जाने की परमिशन आपको किसने दी? और हाँ, अभी आप बहुत बड़े खतरे में हैं। हम जो कह रहे हैं वो आराम से सुनिए और घबराइए नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको तीसरी बार दरवाज़ा नहीं खोलना है
और उस कमरे से बाहर ही नहीं निकलना। तभी उस कमरे की फ़ोन लाइन काम करना बंद करने लगी और फ़ोन कट हो गया। उस स्टाफ की बातों ने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया था। मैंने नीतू को पूरी बात बताई। तभी उस कमरे की लाइट एकदम से कट हो गई और चारों तरफ जोरदार अंधेरा छा गया। मैं नीतू के हाथों को पकड़े हुए था। नीतू डर के मारे रोने लगी और फिर एक बार दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हल्के स्वर में बोला, कौन है भाई, बाहर से तभी बाहर से आवाज़ आई, सर मैं हूँ इस होटल का मैनेजर। ये सुनकर मैं दरवाजे की तरफ गया और कांपते हाथों के साथ दरवाज़ा खोलने लगा। उसके बाद जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। मेरे ठंडे हाथों ने एकदम से काम करना बंद कर दिया था। दरवाजे के सामने सफ़ेद लिबास में लिपटी एक दिल दहला देने वाली महिला खड़ी थी, जिसकी मुंडी उसके धड़ से लटक रही थी और उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके आधे कपड़े फटे हुए थे। मैंने झट से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर अचानक ही उस कमरे की लाइट एकदम से ऑन हो गई। जैसे ही कमरे की लाइट जली तो मैंने देखा कि कमरे के पंखे में एक लड़की फांसी खाकर लटकी हुई थी और उसके मुंह पर छाले पड़े हुए थे। उसका बदन किसी सड़े हुए मांस की तरफ बदबू मार रहा था और मैं कुछ इस हालत में था कि इस तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई। नीतू डर की इन तस्वीरों को ज़्यादा देर तक सहन नहीं कर पाई और वो वहीं बेहोश हो गई। मैंने नीतू को गोद में उठाया और दरवाज़ा खोला, क्योंकि मैं जानता था कि जब तक मैं इस कमरे में रहूँगा तब तक ये भूत प्रेत हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। तभी मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो रास्ता सपाट था। मैं नीतू को गोद में उठाए बाहर निकल गया और फिर जब मैं लिफ्ट के पास गया तो लिफ्ट पहले से ही बुक थी। अचानक तीसरे फ्लोर की लगभग सारी लाइट फ्लिप करने लगी और उन सभी लाइटों को ऑन ऑफ होता देख मैं महसूस कर रहा था कि रूम नंबर 303 कितना भयानक है। तभी अचानक ही मेरे कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ आई, तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। वो आवाज़ इतनी हल्की और डरावनी थी कि मेरे पूरे बदन में बिजली रौंद गई। तभी मैं पीछे पलटा तो मैंने देखा कि पीछे तो वो वीरान सी बरामदे की जगह थी और फिर मुझे वही सर्वेंट नजर आया जिसने कुछ देर पहले हमें खाना दिया था। उसने अपने हाथ से इशारा किया, शायद वो कुछ कहना चाहता था लेकिन मैं उसके इशारे को समझ ही नहीं पा रहा था। अचानक ही मेरे पाँव लड़खड़ाने लगे मानो कोई भूकंप आ गया हो और इसी बीच वो लिफ्ट ऊपर वाले फ्लोर पर आ गई। मैंने अंडरग्राउंड बटन दबाया और लिफ्ट के साथ नीचे चला गया। नीचे उस स्टाफ के मेंबर हमें देख काफ़ी नॉर्मल लगे। उस होटल के मैनेजर ने हमें समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं एक पल के लिए भी वहाँ पर रुकने को तैयार ही नहीं था। फिर मैं उसी वक्त अपनी गाड़ी के पास पहुँचा और नीतू को गाड़ी में लिटा दिया। मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया और इसी बीच नीतू को होश आ गया। जब नीतू को होश आया तो उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसका पूरा का पूरा शरीर जोरों से दर्द कर रहा था। पता नहीं क्यों लेकिन नीतू का व्यवहार अब काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था। वो बार बार हंसने लगती और अजीब ढंग से पेश आ रही थी। इसी बीच हमारी गाड़ी एक ढाबे के पास पहुंची, क्योंकि उस ढाबे के पास कुछ आदमी लोग बैठे दिख रहे थे। तो मैंने सोचा कि आगे किसी होटल के बारे में पूछ लेता हूँ या फिर यहाँ कोई रुकने की जगह हो तो अच्छा होगा। तभी मैंने गाड़ी का ब्रेक लगाया और विंडो को नीचे गिराते हुए वहाँ पर सिगरेट पी रहे एक आदमी से पूछा, भाई साहब यहाँ कोई आजू बाजू में रुकने की कोई जगह है? तो उस ढाबे पर बैठा उसका मालिक मेरी गाड़ी के पास आया और मुझसे बोला, व्यवस्था तो कर दी जाएगी लेकिन पैसे एडवांस लगेंगे। अब घनी रात हो गई थी तो मैंने भी मना नहीं किया, लेकिन फिर उस आदमी की नज़र नीतू पर पड़ी तो वह नीतू को एकटक घूरने लगा। वो दादाजी किसी साधु की तरह थे। उसने भगवा रंग के कपड़े पहन रखे थे और गले में माला डाल रखी थी। पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि नीतू एक बार के लिए बहुत ही ज़ोर से चिल्लाई और किसी पागल की तरह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके बाल बिखर गए थे और अब तक मैं समझ गया कि नीतू के ऊपर किसी ऊपरी शक्ति का हाथ है। फिर उस साधु बाबा ने मुझे गाड़ी से नीचे उतारा और मेरा हाथ पकड़कर मुझे गाड़ी के पीछे ले गया। फिर वो धीरे से बोला, बेटा जो आपके साथ गाड़ी में बैठी है क्या वो आपकी बीवी है? तो मैंने अपनी गर्दन को नीचे की तरफ हिलाया और हाँ में जवाब दिया। फिर उस आदमी ने बताया कि आपकी बीवी के अंदर एक ऐसी आत्मा वास करती है जिससे छुटकारा पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। दरअसल वो आदमी महादेव का बड़ा भक्त था, तो उसने बताया कि वो कुछ पैसों के बदले मेरी बीवी का इलाज कर देगा। और उस वक्त मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैंने तुरंत ही हाँ बोल दिया और फिर उसे लेकर उस ढाबे के अंदर तक गए। तो अंदर एक मंदिर था, वहाँ पर भगवान महादेव की मूर्ति थी और उसके बगल में गोल गोल एक घेरा बना हुआ था।
हमने जानबूझकर नीतू को उस घेरे में बैठाया। उस समय नीतू की ताकत इतनी बढ़ गई थी कि हम 3-4 जने मिलकर भी उसकी बॉडी को संभाल नहीं पा रहे थे। किसी तरह हमने उसे उस घेरे के अंदर बैठा दिया। नीतू किसी जानवर की तरह पेश आ रही थी और फिर उस बाबा ने नीतू के ऊपर गंगा जल छिड़क दिया और फिर मुझे मंदिर से बाहर जाने का इशारा किया। हालांकि मैं नीतू को इस हालत में अकेला छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन बाबा ने जब इशारा किया तो मजबूरन मुझे मंदिर से बाहर निकलना पड़ा। फिर कुछ देर के बाद जब मुझे अंदर बुलाया तो मैंने देखा कि उस बाबा ने अपनी बोतल के अंदर उसी महिला को कैद करके रखा था जो मुझे रूम नंबर 303 के दरवाजे पर नजर आई थी। वो उसी हालत में थी जैसा कि मैंने देखा था। उसके बिखरे हुए बाल और डरा देने वाला चेहरा। नीतू बेहोश थी और उसके बाद जब नीतू को होश आया तो उसे बहुत ही तेज बुखार हो गया था। उसका पूरा बदन तप रहा था। मैं उसे लेकर अस्पताल पहुंचा और मेरे साथ वो पंडित जी भी थे। फिर हमने उस बोतल को रौनकपुर गांव के चौराहे के बीचों बीच दफना दिया। टोटका पूरा होने के बाद हम उस होटल में पहुंचे तो नीतू को मैंने वहां के डॉक्टर को देखरेख में छोड़ दिया था। फिर मुझे पता चला कि 1 दशक पहले वहाँ एक स्कूल हुआ करता था और उस स्कूल में एक लड़की ने सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर सुसाइड कर लिया था। कहते हैं उसके बाद उस स्कूल में इतनी ज़्यादा दहशत फैल गई कि कुछ दिन बीतने के बाद वो स्कूल खंडर बन गया। बच्चे उसके नाम तक से डरने लगते। फिर गवर्नमेंट ने उस जगह को खरीद कर उसे एक होटल बना दिया गया, लेकिन उस होटल का ऊपर वाला फ्लोर फिर से भूत प्रेत के लिए डरावना माना जाने लगा। इसी बीच उस होटल के अंदर एक सर्वेंट भी मारा गया। वो ऊपर वाले फ्लोर से नीचे गिरा मिला और उसकी एक रहस्यमय मौत हो गई थी। उस दिन जिस मैनेजर ने हमें रूम नंबर 303 की चाबी दे दी, दरअसल वो मैनेजर उस होटल में नया था और उसे रूम नंबर 303 के बारे में कुछ भी मालूम ही नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, अंत भला तो सब कुछ भला। खैर उस दिन के बाद आज भी नीतू को ऐसा लगता है कि कोई उसके आसपास घूम रहा है जो उसे छूने की कोशिश करता है। अब ये नीतू का वहम है या फिर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी, ये तो मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।